चलिए वीडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं किसी को एंटर ही नहीं करूंगा क्लास में। स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? यस सर। यस। ठीक है। अब चलिए ध्यान से सुनिए। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपल, जैसे कि अगर मेरे को बात करना है कि किसी भी सरफेस पे कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, तो उसको हम लोग एनर्जी के टर्म में हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में, कि कितनी लाइन से उससे पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना है, और उन दोनों के बीच में एंगल। बताया था ना कि एंगल कैसे चेंज होगा, तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। यस। ये बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर? स्केलर। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसका रेडियस आर है। अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही हैं। और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, और ये है ई नॉट। फाइंड फ्लक्स। मनीषा आप बताएंगी फ्लक्स। मनीषा आपको आवाज आ रही है? यस सर। मनीषा बताइए, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पहले बताइए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये है ना, ई डॉट ए। यस सर। ई डॉट ए क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है। यस चलिए सर। अब बताइए, आप सोच के बताइए, सोच के बताइए। सबसे पहले इस फिगर में बताइए एरिया वेक्टर कहाँ होगा मनीषा? एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? पता नहीं। बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना। जैसे हॉरिजॉन्टल में एक सर्कल रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? सर क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। ठीक है। तो मान लीजिए एक सर्कल है, आपने कॉपी पे बना दिया, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो तो कॉपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने कहा ये एरिया वेक्टर होगा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में देखिए एंगल कितना है सर 90 डिग्री। बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये 53। 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? नहीं आया? समझ में नहीं आया? सर देखिए ये ये 53 डिग्री, यही दिया हुआ है ना 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एंगल कितना होगा?
90 माइनस 53 37। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ना, देखिए क्वेश्चन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना के दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया? 37। 37। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है? ई नॉट। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5। आ गया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगी डॉली। ये सर्कल है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं नीट में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। ये एंगल है 45 डिग्री। फ्लक्स, डॉली आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ बताइए। सबसे ये पहले ये बताइए कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सर परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर कहाँ? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? बेटा 90 डिग्री है, ध्यान से नहीं देखिए। सर तो सर्कल, हाँ सर हाँ बट वो माइनस करने के बाद तो 45 आएगा। नहीं, यहाँ पे जो पहले वाले केस में जो सर्कल था जी वो प्लेन में रखा हुआ था, मतलब कि आपने प्लेन पे रखा हुआ है। ओके सर। चलिए मैं 1 मिनट वीडियो ऑन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए तो देखिए दोनों सर्कल लेके हैं क्या, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। नहीं डिफरेंट है थोड़ा सा। हम्म, देखिए देखिए वीडियो सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए ध्यान से कि पहले वाले केस में ये आपका सर्कल है, ये प्लेन में मेरे हाथ में सर्कल है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, आ रहा है नजर? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल था? 53 डिग्री। एरिया वेक्टर तो यही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? 37। यस सर। सेकेंड केस में मैंने सर्कल को ऐसा कर दिया, आ रहा है नजर? यस सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। 90 डिग्री। आया समझ में? यस सर। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा कि परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, क्रॉस से दिखा दिया एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया? 90। cos 90 की वैल्यू, 0। तो फ्लक्स 0। नहीं आया? आ गया सर। आ गया? आ गया सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। Okay. एक और क्वेश्चन,
ये क्यूब है, साइड ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये दी हुई है, ए नॉट आई कैप। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस की ओपन सरफेस? क्लोज। क्लोज सरफेस में Closed एरिया वेक्टर surface. क्या होता है? क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर कल बताया था क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी ए Perpendicular वेक्टर का इंटीग्रेशन। परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। आउटवर्ड्स होता है। outward इधर कितने direction. सरफेस होंगे, क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? 6। 6. बस कीजिए फटाफट। हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है और किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में, आई कैप। बताऊं बताऊं मैं बताऊं? देखिए ध्यान सर से। एक सेकंड। कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करें, मेरे को बहुत क्वेश्चन करवाना है, कल का ओके टाइम सर। पूरा वेस्ट हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पे कितने सरफेस होंगे? 6। तो मैं पहले सरफेस की नेमिंग कर देता हूँ। ये बाहर वाला सरफेस पहला, और उसके पीछे वाला सरफेस दूसरा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। थर्ड वाला सरफेस राइट साइड वाला, फोर्थ वाला सरफेस लेफ्ट वाला, फिफ्थ वाला सरफेस नीचे वाला, और सिक्स्थ वाला सरफेस ऊपर वाला। फ्लक्स ठीक 0 है? होगी सर। हाँ। अब देखिए, फर्स्ट सरफेस के जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा? बाहर की तरफ। सामने मान लीजिए आपके क्यूब रखा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस के सामने एरिया वेक्टर निकालूं तो फर्स्ट सरफेस के सामने एरिया वेक्टर कौन सा होगा? जो बाहर की तरफ आ रहा होगा। यस सर। बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है? इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ये जेड। बाहर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है? जेड। जेड। तो मैं फर्स्ट सरफेस के लिए मैं अगर टोटल करूं तो 6 सरफेस हैं। तो फाइनेट कितना हो जाएगा? फाइनेट हो जाएगा पहले वाले सरफेस के लिए फ्लक्स, सेकंड वाले सरफेस के लिए फ्लक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी को ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगा। यस सर। तो पहले वाले सरफेस के लिए फ्लक्स ई कितना है? ई नॉट आई कैप। ई तो सेम ही है ना हर एक के लिए, लेकिन एरिया वेक्टर कितना है? ए स्क्वायर। किस जेड डायरेक्शन कैप। में है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा है? के कैप डॉट। यही होता है ना, ई डॉट यस ए। सर। सेकंड वाले सरफेस में, सेकंड वाला सरफेस क्या है? क्यूब के पीछे वाला। तो क्यूब के पीछे वाला अगर मैं एरिया वेक्टर लूं तो सामने की तरफ आएगा। यस सर। तो कौन सा एक्सिस हो जाएगा? माइनस जेड। तो ई नॉट आई कैप डॉट माइनस ए स्क्वायर के कैप 5 3। थर्ड वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? राइट साइड में, राइट साइड में क्या है? एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? ई प्लस। नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। बिल्कुल सही। फोर्थ वाले के लिए ए नॉट आई कैप डॉट माइनस ए स्क्वायर आई कैप। यस सर। फिफ्थ वाले के लिए ए नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जे कैप। नीचे आ जाएगा ना? यस प्लस सर। ए नॉट आई कैप सिक्स्थ वाले के लिए एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर जे कैप। ईशांत, समझ में आया?
यस सर। कार्तिक, फिफ्थ वाला नहीं आया, इसमें -2 आया ये। फिफ्थ वाला एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना? नीचे कौन सा हो जाएगा? -y एक्सिस ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ। डॉली, क्लियर है सर। विनस, क्लियर है सर। मनीषा, यस सर, समझ आ गया। ठीक है। अब देखिए आई डॉट के 0, आई डॉट के 0, ये तो पता है ना वेक्टर में। यस सर। आई डॉट आई, तो ये आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। आई डॉट आई, ये आ जाएगा -ई नॉट ए स्क्वायर। आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0, तो क्या बचा फाइनली? 0। 0। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, इतना थोड़ी ना कैलकुलेशन करूंगा ये हर एक सरफेस के लिए अलग अलग निकालूं। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन से आ रही है। यस सर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इमेजिन कीजिए कि आपके सामने क्यूब रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जा रही है। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आई और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई, तो अंदर कितनी रही? 0। 0। जितनी आ रही थी उतनी बाहर चली गई। रूम में 2 दरवाजे हैं आमने सामने, जितने बच्चे एंटर करें उतने बच्चे कंटिन्यूअसली बाहर निकलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? रूम में कितने रहे? 0। 0। ठीक है, तो जितनी अंदर आ रही थी उतनी बाहर चली गई। तो मैं सिंपल क्या दिखाऊंगा? क्लोज्ड सरफेस में गॉस लॉ स्टार्ट करने वाला हूं। क्लोज्ड सरफेस में जितनी फ्लक्स अंदर एंटर करती हैं उतनी ही फ्लक्स बाहर चली जाती हैं। इस पर्टिकुलर केस में अभी केसेस चेंज करूंगा, ठीक है? अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एग्जिट, दैट मींस नेट फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस इज 0। लिखिए इसको नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट करके पॉइंट लिखिए जल्दी से। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक स्फीयर है, स्फीयर है ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। तो आपसे पूछा गया फाइनेट। मनीषा कितना होगा फाइनेट? मनीषा नेट फ्लक्स कितना होगा? सर फॉर्मूला बताना है। हाँ, फाइनेट नेट फ्लक्स। हम्म,
जितनी लाइन एंटर्स कर रही है उतनी लाइन बाहर जा रही है। सर तो 5 1 प्लस नहीं बेटा, जितने फ्लक्स अंदर एंटर कर रही है उतनी तो लाइंस बाहर जा रही है ना, हाँ स्फीयर है। जी सर तो इससे तुम्हारे ये पॉइंट लिखवाया तो फाइनल कितना हो जाएगा? 0 आगे समझ में? क्लोज जो सर सरफेस है ना, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है, मतलब कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना हो जाएगा? 0। 0 क्लियर है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्फीयर है। क्यू चार्ज है यहाँ पे। डॉली, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। डॉली, यस सर। हाँ बताइए जल्दी। क्यू चार्ज रखा हुआ इधर। आप लोग बहुत टाइम सर लेते ये हैं। भी 0 होगा क्या? हाँ, अच्छा ओके 0। इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसी होंगी ना, प्लस चार्ज से। यस यस। हर एक डायरेक्शन में निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइन। तो जितनी एंटर कर रही उतनी बाहर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन देखते जाइएगा कैसे कैसे चेंज कर रहा हूं। एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है और अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। कहीं पे भी रखा हुआ है, सेंटर पे मान लीजिए, कहीं पे भी रख लिया। अभी मान लीजिए सेंटर पे रखा हुआ है। फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर। जल्दी से बेसिक फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब ये बताइए, ये क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयर है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा अलग अलग होगा ना। यस सर। अगर मैं यस यहाँ पे सर। एरिया वेक्टर लूँ तो ये बाहर की तरफ इधर होगा, इधर एरिया वेक्टर लूँ तो ये इधर होगा, इधर एरिया वेक्टर लूँ तो ये इधर होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है, तो ये क्यू चार्ज है, तो मैंने कहा कि क्यू चार्ज है तो इधर से तो फ्लक्स लाइंस निकल रही होंगी ऐसे। मैंने ऐसे निकाल दिया। क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो फ्लक्स लाइंस हैं और जो एरिया वेक्टर है, कोई सा भी छोटा सा एरिया वेक्टर, मैं इधर से एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेता हूँ। दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, मतलब कि दोनों पैरेलल होंगे ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है? मेडिकल वाले खास तौर पे ध्यान दीजिए। मनीषा, डॉली, वेनल, ईशांत, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं मान लिया कि ये वाला, ये छोटा सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहा हूँ, तो ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं? Yes, अभी sir. आप लोगों के नाम लेके बोला, जिनके नाम पूछा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। Yes, sir. कि सुना सर कि यस नहीं सर। सुना पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं किससे बोल रहा हूँ। डॉली, यस सर पैरेलल होगा।
हाँ तो कौन बोलेगा, मेरे को पता चलेगा कि हाँ समझ में आ गया। अच्छा ओके सॉरी। हाँ तो देखिए, लेकिन एरिया वेक्टर तो अलग अलग है ना, इसलिए कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए अब आप कल जो पूछ रहे थे ना कि ऐसा क्यों लिख दिया, ये देखिए ये वाला ई डॉट डी ए, स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस कितना फ्लक्स है वो निकाल लूं, उसके बाद इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने कहा कि सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ई डॉट डी ए, पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला उसको लिख लेता हूँ, इंटीग्रल, ये मेरे को फाइनाइट देगा। ई कितना है, किसी भी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. कुछ लग रहा है पढ़ा पढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो अगर क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, तो क्यू चार्ज तो मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम होती है। Yes, sir. तो मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डॉट है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, पैरेलल है, तो cos 0 की वैल्यू 1, 1. तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या था, स्मॉल सरफेस एरिया, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। Yes, sir. मनीषा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया सर याद नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, तो ये कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये नेट फ्लक्स आ गया। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सिंपल चल रहा है ना अभी तक। Yes, sir. ठीक है, वेनस, ईशांत, Yes, sir. Yes, sir. मैं मेडिकल वालों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग समझिए, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन आ रहा है ना, इसलिए आप लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, डॉली, मनीषा, सर आ रहा है। यस ठीक है। सर। कोई बोले या ना बोले, आप चारों लोग कंटिन्यूअसली बोलेंगे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। पूरे ओके लेक्चर के सर। दौरान आप लोग हर एक समय बोलेंगे यस और नो, नहीं आया तो तुरंत बोलिए नहीं आया, ठीक है। सर अब मान लीजिए कि जो क्यू चार्ज है, अभी मैं इसी से जनरलाइज कर रहा हूं। अभी आपने देखा जो फाइनाइट निकाला, अब देखिए इसका कंक्लूजन, हमेशा होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद कंक्लूजन जरूर निकालिए। एक स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर पे आपने क्यू चार्ज रखा, तो फाइनाइट आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या Yes, sir. फाइनाइट चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे आर आ रहा है क्या फाइनाइट में। No. No, sir. sir. अगर आर आ रहा होता तो मतलब कि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता। Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, इसी को देखते हुए निकाला कंक्लूजन। फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि स्फीयर कैसा है, क्लोज सरफेस है। फॉर क्लोज्ड सरफेस
finite is independent of R. That means doesn't depend on position of charge in a closed surface. क्लोज सरफेस में चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा फाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. आया? Yes, sir. किन चालों के Yes, नाम sir. लिए थे मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 2 लोग। और कहाँ डॉली? सर मैंने बोला तो। अच्छा चलिए, अब हम लोग ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे गॉस लॉ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। अगर मैं क्लोज सरफेस ऐसा बना दूं, ये क्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशन में है, ठीक है? या तो क्लोज सरफेस में ऐसा बना दूं, स्फेरिकल, या तो क्लोज सरफेस में क्यूबॉइड बना दूं। क्लोज सरफेस तो कैसे ही बना सकता हूँ ना, मेरे को चार्ज को अंदर रखना है बस। Yes, sir. हर एक केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, या तो इस वाले केस की बात कर लें, इस वाले केस की बात कर लें, या क्यूबॉइड की बात कर लें, तीनों सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, ठीक है? कितना आ जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो नोट for any arbitrary closed surface, किसी भी शेप का क्लोज सरफेस हो, Q is placed inside, चार्ज Q कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। Then flux through the surface is always कितना आएगा? Q upon epsilon naught. और Q क्या है? सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो जो आपने Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, वो तो यहाँ से लिखा था, E डॉट डी ए, बेसिक कहीं से स्टार्ट किया था ना? Yes, sir. इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। मैंने ये सर्कल बना दिया ना, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, सरफेस इंटीग्रेशन, पूरे एरिया का इंटीग्रेशन, ठीक है? क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, ठीक, इसको नोट कीजिए आराम से। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब जितने भी सरफेसेस थे, ये सब जितने भी सरफेसेस थे, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, थर्ड सरफेस, सभी क्या क्लोज्ड सरफेस हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी क्लोज सरफेस को नाम दे दिया गॉसियन सरफेस।
क्लोज सरफेस को ही नाम दे दिया गॉसियन सरफेस। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये कोई क्लोज सरफेस है, Q1, Q2, Q3, फाइनेट। मनीषा, फाइनेट क्या होगा? So, so Q1 plus Q2 होगा। फाइनेट, फाइनेट। हाँ, आगे बोलिए, आगे बोलिए। Q1 plus Q2। सर Q3 तो नहीं आएगा। हाँ, तो आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बताइए। सर 0। Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों कंफ्यूज हो गई? सही बता रही तो उसका गलत बता दिया। अभी यही तो लिखा है, नोट पढ़िए। फॉर एनी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस Q इज प्लेस्ड इनसाइड। उस सरफेस के अंदर Q कितना है? देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। Q3 क्या, अगर मैं सिंपल ये पूछता कि व्हाट इज द फ्लक्स ओनली बाई Q3, सिर्फ और सिर्फ Q3 के कारण कितना होगा फ्लक्स? Q3 कहाँ है? सर बाहर बाहर है। है, बाहर है। तो बाहर के कारण कितना होगा? 0। जितना Zero. फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा। आया? हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मैंने पूछा है तो इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं? Q1 और Q2। तो कितना होगा? Q1 plus Q2 upon E naught। बिल्कुल सही। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड एंगल का। ठीक है। तो सॉलिड एंगल मैथ्स वालों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। हम लोग जो क्वेश्चन कई सारे करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं गॉसियन से। ठीक है। एक कोन बना देंगे, फिर पूछा जाएगा कितना होगा। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। वो है आपका सॉलिड एंगल। प्लीज मेडिकल वाले खास तौर से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सॉलिड एंगल। यस सर। सॉलिड एंगल नाम सुना सुना लग रहा है, कभी सुना होगा? नहीं सर। नो सर। अच्छा, नहीं सुना है। 11th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं 7 होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। 2 Yes, sir. सप्लीमेंट्री यूनिट्स में होते हैं प्लेन एंगल और एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल। नहीं आया? हाँ क्या सर मतलब ये समझ सुना है में? ना? हाँ जी ये सर। नाम कहाँ सुना है, बस मैं वो याद दिला रहा हूँ। ओके। अब देखिए, वीडियो नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। इमेजिन कीजिएगा, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं उसको इमेजिन कीजिएगा कि मान लीजिए कि जो कमरा है आपका वो एक स्फीयर है। ठीक है। वो एक स्फीयर है। ठीक। उस स्फीयर में कोई एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, जैसे फैन है, फैन चल रहा होगा ना ऊपर। यस सर। उस स्फीयर को, उस स्फीयर का ये छोटा सा पार्ट ले लीजिए, जितना बड़ा फैन है। ठीक है। जितना बड़ा फैन है उसको आपने क्या माना कि वो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा सा स्फीयर है और उसका छोटा सा पार्ट ये फैन है। यस सर। आप लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं? सेंटर पे। आ रहा है समझ में? यस सर। आप लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं? सेंटर पे। ठीक। तो आप ये मानिए कि आप सेंटर पे बैठे हुए हैं
और ये जो पंखा है, पंखे के कॉर्नर से जोड़ दीजिए हर एक लाइन को। जोड़ दिया? यस सर। आपको कैसा नजर आएगा? एक ऐसा कोन टाइप का नजर आएगा। Yes, sir. यस सर। तो ये जो ऊपर वाला कोन है, ये था ना पंखा, ये मान लीजिए पंखा था, स्फीयर का पार्ट ये, ठीक है। इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया, ठीक है, ये ठीक। तो ये जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। वैसा भी ओके एक सर। रिलेशन निकालूंगा, उस रिलेशन को बस आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली सॉलिड एंगल होता है क्या, वो मैं समझा रहा था। अब वैसे अभी पूरा डेरिवेशन नहीं करवाने वाला। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझिए कि सॉलिड एंगल अगर पूरा स्फीयर होता, सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है? फॉर कंप्लीट स्फीयर, एंगल एट द सेंटर इज 4 पाई। याद रखना है, फॉर कंप्लीट स्फीयर, अगर पूरा स्फीयर होता, सॉलिड एंगल एट द सेंटर कितना होता है? 4 पाई होता है। जो पूरा कंप्लीट स्फीयर है, बीच में कितना एंगल बना रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई, ठीक है। अब ये मत कहिएगा 4 पाई का मतलब कि 720 डिग्री। आ रहा है समझ में? Yes, ये Yes. गलत sir. कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि ये 4 पाई क्या है? रेडियन है। और ये हम लोग निकालते हैं एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उतना नहीं जा रहा। पूरा कंप्लीट स्फीयर होगा तो बीच में कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई, 4 पाई। ठीक है। बस इसको याद रखिए कि पूरा कंप्लीट स्फीयर होगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 4 4 पाई, पाई। ठीक है। अगर यस सर। अगर इसको निकाला कैसे, मैं बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का। बेटा ध्यान से समझिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मेरे को एक ही लाइन में करने हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बताइए स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r. तो ये कितना आ गया? 4 पाई आ गया। इसलिए मैंने कहा कि कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। अगर हेमी स्फीयर होता तो कितना होता सॉलिड एंगल? एरिया 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाता? 2 पाई। नहीं आया? आ गया आ सर। गया सर। Yes, sir. समझ आ गया. ठीक है, ठीक है। अब एक नया तरीका जो मेरे को सीखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको रट जाइएगा। कैसे आया, कहाँ से आया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आ रहा समझ में? यस सर। ये मानिए एक ये 3 डायमेंशनल फिगर का स्फीयर है, हेमीस्फीयर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से एक लाइन को जोड़ रहा हूँ और कॉर्नर से जोड़ दिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपने ट्रायंगल बनाया है, ये कैसा है? प्लेनर। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक हेमीस्फीयर है बड़ा सा, ठीक है, और आप कहीं पे खड़े हैं, आपके सामने है, आपने अपनी पोजीशन को उसके सेंटर से जोड़ दिया और उसके सेंटर के परपेंडिकुलर एज पे देख रहे हैं, इधर ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, और आप यहाँ पे खड़े हैं।
तो सेंटर से जितना एंगल बन रहा है वो है अल्फा। अल्फा क्या है? प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल नहीं है। आ रहा है समझ में? प्लेन एंगल, सिंपल एक ट्राइंगल में एंगल होता है ना, तो ये यस सर। ट्राइंगल बन रहा है ना, यस देखिए। सर। ये Yes, देखिए sir. ए बी सी, एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। तो जो एंगल ए बी सी है वो क्या है? प्लेन एंगल है। अब मेरे से ये पूछा गया कि ये जो हेमीस्फेयर है वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा। हेमीस्फेयर है ना, तो मैंने कहा कि इसका एक रिलेशन होता है। सॉलिड एंगल को रो से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई 1 - cos अल्फा। ये क्या है? सॉलिड एंगल है। और ये क्या है? प्लेन एंगल है। सोच कर सर ये जनरल बताइएगा। फॉर्मूला है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। किसी के लिए भी, हर जगह। ओके सर। सोच कर बताइएगा। अगर ये हेमीस्फेयर है, ठीक है, मैंने पूछा कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल फॉर हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? याद रखिएगा, ये जो पोर्शन है, ठीक है, आप हमेशा एंगल कहाँ से देखते हैं? सेंटर से। आप हमेशा कहाँ पे खड़े होंगे? सेंटर पे खड़े होंगे। अगर मैं हेमीस्फेयर के सेंटर पे खड़ा हो जाऊं और ऊपर देखूं, तो कितना एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल से? 90। 90 डिग्री। बेटा ये कोई आर्बिट्रेरी नहीं मान लीजिएगा। नहीं आया समझ में? मैंने कहा ये बड़ी सी स्फेयर का छोटा सा पार्ट है। ये क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ होल स्फेयर। अब बी कहाँ होगा? मतलब कि आप कहाँ पे खड़े हैं? बी क्या है? सेंटर ऑफ, फेयर। हाँ, स्फेयर का सेंटर है। जिस स्फेयर का ये छोटा सा टुकड़ा है उसका सेंटर है ये, ठीक है। अगर मैंने हेमी स्फेयर ले लिया, तो जो हेमी स्फेयर का सेंटर होगा वही स्फेयर का भी सेंटर होगा। यस Yes, सर। sir. तो आप सेंटर पे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, मतलब कि हेमी स्फेयर है, तो देखिए कैसा नजर आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हेमी स्फेयर है, तो आपका सेंटर तो यही है ना, हेमी स्फेयर का। यस सर। Yes, sir. तो आप भी तो यहीं पे खड़े हैं। तो मैंने क्या यस सर। कहा? हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कितना होगा? 90। 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 90। कॉस 90 की वैल्यू 0। 0। तो सॉलिड एंगल 0। कितना आ गया? 2 पाई। नहीं आया? आ गया आ गया सर। सर। आ गया? इसको नोट कर लीजिए, यस फिर और सर। बता रहा हूँ। अब हम लोग धीरे धीरे शॉर्टकट ट्रिक पे चल रहे हैं। नोट कर लीजिए। Sir, फिर से बताना. हम लोग जो बी है, बी क्या है? जो भी स्फीयर है उसका सेंटर, जो भी Center. इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है। तो हाँ मैंने जी. कहा कि मेरे को हेमी स्फीयर का बताना है कि सॉलिड एंगल कितना होगा। तो हेमी स्फीयर का सेंटर तो बेटा यही होगा जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट। Yes, sir. तो आप यहाँ पे खड़े हो गए। तो Okay, आप sir. यहाँ पे खड़े होंगे तो हॉरिजॉन्टल से इसको देखेंगे ना, हमेशा एच को देखिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90. तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 90. ठीक है सर. आगे समझ में? हाँ जी सर. ठीक है। अभी क्लास है क्या आपकी 8 बजे से कोई? नो सर, स्कूल की है। सर मेरी है स्कूल की, स्कूल में क्या पढ़ते हैं? हैं? बायो। अटेंडेंस लगानी होती है। अटेंडेंस लगती है सर। अटेंडेंस अगले लेक्चर में लगा लीजिए, बोल देगा सोते रह गए। ओके सर।
क्यों नहीं लगा सकते हैं? अच्छा 10 मिनट लेट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ होता है? सर 3 मिनट बाद ये अटेंडेंस लगा देती है मैम 8 बजे के बाद। अरे तो 10 मिनट के बाद जाएंगे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलती है? सर मैम तो स्क्रीनशॉट लेती है अटेंडेंस के स्टार्टिंग में ही। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, अगर 10 मिनट के बाद अगर आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मीटिंग सर लॉक गई कर ही देते नहीं हैं। कभी। ये थोड़ी बहुत। अच्छा थोड़ा बहुत डांट पड़ती है या तो एंट्री ही नहीं देते हैं? अच्छा उसके यस अगले सर, लेक्चर एंट्री में नहीं जाएंगे मिलती। तो? अच्छा उसके अगले लेक्चर में जाएंगे तो? अगले टाइम डांट पड़ेगी कि उस दिन क्यों नहीं आए। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे कि अभी पूछते हैं 8 फिर। से 8:40 तक हुआ पहला लेक्चर, उसके बाद सेकंड लेक्चर में जा रहे हैं तो? सर वो एब्सेंटी मार्क होएंगे, कोई प्रेजेंट नहीं लगाता, करो चाहे मत करो। अच्छा चलिए एक चीज बताऊं, आप लोग बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, 12th में है ना सभी लोग? जिस यस सर। स्टूडेंट की अटेंडेंस 0% भी होगी ना, उसको भी एडमिट कार्ड मिलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे। स्कूल वाले कभी चाहेंगे कि मैं अपने ही बच्चे को रोक दूं? स्कूल वालों को अगर मिले ना तो आप सभी के 100% दे दे वो लोग, अगर उन लोगों को बता दे कि आपके बच्चे का कॉपी यही है, तभी तो रिजल्ट अच्छा होगा, तभी तो अगले साल बच्चा एडमिशन लेगा, नहीं तो एडमिशन क्यों लेंगे आप? यस सर। चले कोई नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 3 मिनट बचा हुआ 3 ही मिनट लूंगा, नहीं तो कहेंगे सर ने तो जबरदस्ती छोड़वा दिया, नहीं तो मेरे तो 98% आ रहे थे बोर्ड में आज की एक क्लास से। सिर्फ 3 मिनट, सर ठीक ले है लो। ध्यान से नो सुनिएगा। सर, एक्सटेंड कर लो। सर ले कोई लो नहीं, आप सिर्फ जितनी दो मर्जी चार ले मिनट लीजिए। यस सर। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बता 2-4 मिनट जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया ना, इसको बस मैं भी इसको बाइंड अप कर रहा हूँ ताकि भूले ना, कि अगले टाइम पे इसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा बस उसी को बता रहा हूँ। ये बताइए, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था इसके लिए, ये देखिए ये स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने। यस सर। स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ था क्यू चार्ज। तो मैं इसको लॉजिकली अब दूसरे तरीके से करता हूँ कि ये जो स्फीयर है, ये सेंटर पे कितना सॉलिड है, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। 4 पाई, अभी तो बताया, आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। ये देखिए लिखा तो है स्फीयर का सॉलिड एंगल। यस सर। यस सर। तो सोचिए, अगर स्फीयर के अंदर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ था तो कितना आ रहा था फ्लक्स? Q/ε0, स्फीयर के अंदर रखा हुआ था। तो इसको मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ कि स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज तो है और वो बना रहा है Q/ε0। मैंने कहा कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई है, कितना फ्लक्स होगा? नहीं आया? सॉलिड एंगल 4 पाई होगा तो फ्लक्स कितना आएगा? Q/ε0। Q/ε0। अगर 1 होगा तो एक के लिए कितना होगा? Q/4 बाय है ना? तो मैंने कहा कि अगर इतना सॉलिड एंगल होगा तो कितना होगा? रो इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही है ना। 100 टॉफी 100 रुपए की, तो एक टॉफी 1 रुपए की, तो 10 टॉफियां 10 रुपए की, वही तो कर रहा हूँ मैं। यस सर। 4 पाई के लिए Q/ε0, तो एक के लिए कितना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टेरेडियन इसके लिए, ओम के लिए कितना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओम। यस सर। आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग चीजों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट टाइम पे इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर एक एक लाइन का ही है, और वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, अब हमारा गॉस लॉ स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग आगे, यही आपका गॉस लॉ था, अभी तक मैंने गॉस का नाम ही नहीं लिया है, मैंने ये तो बताया नहीं कि ये गॉस लॉ है। हम लोगों ने तो सिंपल कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करते चले गए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपका
जहां से आपने एनर्जी स्टार्ट की थी, पोटेंशियल एनर्जी, वहां से लेके जब तक कैपेसिटर खत्म नहीं करूंगा, पूरा पोर्शन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एक एक लाइन के, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना तो क्वेश्चन लगता है कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो हम लोग मिलते हैं परसों। परसों तो क्लास ही नहीं है आप लोगों की, संडे को। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जिसको जाना है आप लोग जा सकते हैं। सर संडे को डाउट्स होंगे या फिर क्लास होगी? डाउट रख लेंगे उस दिन, बच्चे गायब होंगे तो आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, जिसका क्लास का टाइम हो रहा है आप लोग जा सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर बचा हुआ है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ मनीषा, सर क्लासेस कब कब लगती है वीकली? वीकली आपकी 4 क्लासेस होती हैं। ओके एक तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 दिन होती है फिजिक्स की क्लास। ठीक है सर। ट्यूसडे, ओके वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लेकिन इस वीक में मेरे को थोड़ा काम है, इसलिए 2-3 दिन का मैंने ऑफ लिया हुआ है। ओके सर। इसलिए आपकी क्लास अभी नेक्स्ट होगी संडे को। ओके सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम।